नमस्कार, डीडी हिमाचल के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम कृषि से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है सब्जियों की पैदावार। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान जिनका नाम है पवन शर्मा। पवन शर्मा खुद एक प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव फार्मर है। आइए इनसे मिलते हैं। पवन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला शिमला, तहसील शिमला के पटगहर गांव का रहने वाला हूं और मैं पिछले 15 साल से खेतीबाड़ी कर रहा हूं। तो जब बात खेतीबाड़ी की आती है तो आप किस तरह की खेती करते हैं? क्योंकि खेतीबाड़ी में अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, जो अलग अलग किसान हैं वो अलग तरीके से खेती करते हैं। आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो किस विषय पर है? जब मैंने खेतीबाड़ी शुरू की थी तब मैं रासायनिक खेती कर रहा था और खेती में हम सब्जियां उगाते हैं ज़्यादातर। तो आज से 15 साल पहले जब मैंने खेतीबाड़ी शुरू की थी तो मैं रासायनिक खेती पे ही काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये लगा कि भैया हम ये रासायनिक खेती जो कर रहे हैं ये नेचर पे भी इसका इफ़ेक्ट ठीक नहीं पड़ रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा कैंसर की या ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है, जैसे कैंसर आदि बहुत सारी बीमारियां ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केमिकल्स की वजह से बढ़ रही हैं। तो इसमें ये विचार आया भी चलो थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए। तो जितना केमिकल में नहीं मिल पा रहा है शायद उससे कम ही मिले, जितना केमिकल से हम कमा रहे हैं उससे कम मिलेगा नेचुरल फार्मिंग से जो मैं कर रहा हूँ। पर फिर भी एक मन में विचार था कि लोगों को एक नई दिशा की तरफ ले जाना है जी। तो मैंने सन 2019 से ये कार्यक्रम शुरू किया और प्राकृतिक खेती शुरू की, जिसमें मैं गाय के गौमूत्र और गोबर से बनी हुई खादें और दवाइयों की सहायता से ही खेती करता हूँ, जो कि हमारे धरती को भी एक अच्छा उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को उपजाऊ बना रही है और नेचर को भी अच्छा कर रही है। जी, आपने कहा कि पहले आप रासायनिक खेती करते थे, फिर आप प्राकृतिक खेती की तरफ आए। क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं, बहुत सारे जो किसान भाई है, उनका एक सवाल होगा इससे कि जो प्राकृतिक खेती है वो रासायनिक खेती से कैसे अलग है? एक ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती भी है, तो उसमें किस तरह से आप देखते हैं कि क्या डिफरेंशिएशन है इसमें? डिफरेंट तो ये है कि जो हम रासायनिक खेती करते हैं उसमें हम रसायन यूज कर रहे हैं जी। तो हम खाद डाल रहे हैं, पौधों की को बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं। खाद के बाद जब हमारा पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें कीड़े आ रहे हैं तो उसके लिए पेस्टिसाइड कर रहे हैं, और जैसे फंगस लग रहा है कोई तो उसके लिए हम फंजीसाइड कर रहे हैं। तो ये तो रासायनिक खेती हो गई। फिर जहाँ तक जैविक की बात आती है, जैविक में भी जो चीज़ें ये है, जैसे हम कीड़े हैं, कीड़ों के लिए उसमें भी दवाइयाँ आती है, वो भी आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी जो बहुत ही महंगी है। बल्कि जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, केमिकल से भी महंगी है ऑर्गेनिक की दवाइयाँ जो हम लेते हैं। तो ये दोनों ही खर्चे वाली चीज़ें हैं और इसलिए हमने ये सोचा कि भाई चलो, हमने सोचा या पालेकर जी जिन्होंने प्राकृतिक खेती का शुरू किया है, उनके विचार से और हम सबके विचार से ये है कि हमने खर्चे को कम करना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाएंगे तो तब अगर हम केमिकल पे और ऑर्गेनिक पे जो हम अपना खर्चा कर रहे हैं उसको कम होगा। जब वो कम होगा तभी तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, कम होगा और हमारा इनकम बढ़ेगी। तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए हमने प्राकृतिक खेती शुरू की। तो आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक खेती है उसमें खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जो हम प्राकृतिक खेती में जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो गाय का गोबर और गौमूत्र और जो हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियां हैं हम उनको यूज़ करते हैं। पहाड़ी जड़ी बूटियों से हम दवाइयाँ बनाते हैं और गाय के गौमूत्र से और गोबर से हम खाद आदि इसके लिए बनाते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो जैविक खेती है यानी ऑर्गेनिक जो खेती है उसके लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में, और वो बहुत महंगे हैं। और जो आपने रासायनिक खेती का कहा कि जो हम नॉर्मल जो फार्मिंग आजकल करते हैं जिसमें हम बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी महंगी हो जाती है क्योंकि आपको बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, खाद जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो आपकी प्राकृतिक खेती है इसमें ये बिल्कुल हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि जो आप मिट्टी से जुड़े इंसान है बस वहीं से आप जो प्रोडक्ट्स है बनाएंगे और उससे खेती करेंगे। बिल्कुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो आपका रिसर्च है इसमें। मुझे ये बताएं कि आप पहले आपको कैसे ख्याल में आया कि ऑर्गेनिक नहीं या फिर प्राकृतिक खेती ही करनी है, मतलब किसने मोटिवेट किया आपको? देखिए, मोटिवेट तो नहीं है,
मैं कार्नेशन की खेती भी करता हूँ ग्रीन हाउस में जी। तो हम लोग जब कार्नेशन लगाया था तो उसमें माइट आती है, सबसे ज़्यादा बीमारी माइट आती है, जिससे वो माइट उसको ख़त्म कर देती है, फसल को ख़त्म कर देती है माइट। तो माइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी केमिकल यूज़ किए, यहाँ तक कि 5,000 रुपये लीटर तक के केमिकल हमने यूज़ किए जो दिल्ली से और पुणे से मंगवाए थे। उन केमिकल को यूज़ करने के बाद भी हम माइट ख़त्म नहीं कर सके। तो जब मेरी कार्नेशन की फसल मेरे को ऐसा लगा भी अब ये ख़त्म ही होने वाली है और मेरे को अब इसमें कुछ मिलना तो है नहीं, तो उस दौरान ये मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ये प्राकृतिक खेती गौमूत्र से और गोबर से हम जीवामृत बना के फिर उसकी स्प्रे करते हैं, उससे पेस्ट भी, कीड़े भी नहीं लगते हैं और फसल पे नाइट्रोजन भी मिलती है। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने वो जीवामृत बनाया और जीवामृत बना के सबसे पहले मैंने कार्नेशन पे इसकी एक स्प्रे की। जीवामृत पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं कुछ जानना चाहूंगा, जब आपने शुरू की प्राकृतिक खेती तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये सब्जी उगानी है या फिर इस तरफ जाना है? इस तरह से इसमें ऐसा तो कुछ खास नहीं था। आपने कहाँ से शुरू किया ये? बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि खास शुरू ही मैंने कार्नेशन से किया, वो भी उस पे ये नहीं था पहले कि हमने सब्जी पे करना है या क्या करना है। मैं तो सिर्फ पहले एक्सपीरियंस, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस पहले जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए मैंने कार्नेशन पे इसकी स्प्रे की और उस कार्नेशन पे मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। जो 5,000 तक के केमिकल जिस माइट को नहीं निकाल सके उसको गौमूत्र और गोबर से बनी हुई स्प्रे जीवामृत जो हमने, तो आपका मतलब ये ना केवल ये इफेक्टिव है बल्कि ये कॉस्ट कटिंग भी है। यस, जो 5,000 की कॉस्ट के साथ हम जो केमिकल कर रहे हैं उसका असर नहीं है, लेकिन जो हम गौमूत्र और गोबर से जो हम दवाई बना रहे हैं उसकी स्प्रे कर रहे हैं उसका असर उससे अधिक है जी। तो ये नेचुरली आप ये देख लो कि केमिकल से खर्चा ज़्यादा है और ये हमारे को अब घर में पाल रहे हैं गाय, दूध के लिए पाल रहे हैं, गोबर के लिए पाल रहे हैं और गाय को पाल के हम उनसे गोबर और गौमूत्र ले रहे हैं, उन्हीं से ही हम दवाइयाँ बना रहे हैं और उसी से स्प्रे कर रहे हैं। तो कॉस्ट जीरो है, खर्चा कोई नहीं आया और हमारी फसल भी बच गई जी। तो इसमें जब आपने ये खेती शुरू करी तो हमारे जो किसान भाई है वो जानना चाहेंगे, जब आप ज़मीन तैयार करते हैं क्या इसका प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है या कुछ ऐसी चीज़ें जिनका एहतियात हमें बरतना होगा अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, अगर जहाँ तक खेती को तैयार करने की बात है तो प्राकृतिक खेती में है कि ज़्यादा गहरी जुताई भी नहीं करनी चाहिए जी। जितनी ज़्यादा गहरी जुताई करेंगे जो हमारे बैक्टीरिया और जो हमारा केंचुआ हमारी ज़मीन में है, अगर ज़्यादा गहरी जुताई करेंगे हम उससे वो बैक्टीरिया मर जाता है। क्योंकि जैसे धूप में है, धूप पड़ रही है, धूप से हमारा ज़मीन सूख जाएगी, सूखने की वजह से उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है और जो उसमें केंचुआ है अगर वो भी कहीं निकल गया तो वो भी मर जाता है। तो ज़्यादा गहरी जुताई ना करके थोड़ी हल्की सी जुताई करके फिर हम उसमें घन जीवामृत डालते हैं। घन जीवामृत बनाते हैं हम, वो उसमें गोबर और हल्का सा गौमूत्र और गुड़ और किसी भी दाल का आटा हम यूज करते हैं। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जो जीवामृत तक आपने जो मेंशन किया कुछ देर पहले, घन जीवामृत और जीवामृत, क्या ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक खेती में यानी नेचुरल फार्मिंग में, तो इनका क्या डिफरेंस है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और इसके क्या फायदे हैं? जीवामृत और घन जीवामृत में इतना ही फर्क है कि घन जीवामृत है जो उसमें गोबर ही गोबर है, वो एक खाद है, सूखी खाद जी, और सूखी खाद। हाँ, और जो वो हम जमीन में डालते हैं वो सॉइल के लिए है लगभग। और जो जीवामृत है, जीवामृत को हम एज सॉइल में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी हम स्प्रे भी कर सकते हैं जी। स्प्रे अगर हमने करनी है, स्प्रे से हम उसको केमिकल से टॉनिक भी एज ए टॉनिक भी हम यूज करते हैं जो जीवामृत है। और वो जब गौमूत्र का स्मेल जब पौधे पे आएगा तो एज ए पेस्टिसाइड भी वो यूज हो जाता है, क्योंकि जब गौमूत्र की स्मेल जब उसमें आ जाएगी पत्ते में तो नेचुरली कीड़ा है जो वो उसको नहीं खाएगा, तो इस हिसाब से वो एक पेस्टिसाइड भी बन जाता है, पेस्टिसाइड भी है और वो एक टॉनिक भी है हमारी फसल के लिए, एज ए खाद भी हम उसको यूज करते हैं। हमारे दर्शक जो ये प्रोग्राम घर से देख रहे हैं उन सब की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एक फोन इन कार्यक्रम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2800-177 पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी प्राकृतिक खेती से जुड़े सवाल है वो सब आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से।
चलिए आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। आपने कहा कि घन जीव अमृत और जीव अमृत, तो घन जीव अमृत के फायदे क्या है, हमें क्यों इस्तेमाल करना है, इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? घन जीव अमृत जब हम डालते हैं, जीव अमृत हम डालेंगे तो जीव अमृत का तो ये है कि हमने डाला तो वो तुरंत पानी में चल जाके मिट्टी में चला जाएगा। ये डालना कब है, फसल उगाने से पहले या फसल उगाने से पहले? जब आपने खेती की तैयार करने की बात की थी, खेती तैयार करने, जो घन जीव अमृत है वो हम पहले डाल सकते हैं। अच्छा। जब हम खेत की जुताई कर रहे हैं, जुताई करके जब हमने खेत को तैयार करना है तो एक बार हम घन जीव अमृत बना के हम उसमें पूरे खेत में डाल के उसकी हल्की सी जुताई करेंगे, जिससे खेत वो तैयार हो जाएगा। फिर जब वो तैयार हो गया फिर हम उसमें फसल लगाएंगे, और उसके फसल लगाने के 20 दिन के बाद, फसल लगाने के 20 दिन के बाद से हम जीव अमृत डालना शुरू। यानी आप कह रहे हैं कि जब हम घन जीव अमृत का इस्तेमाल करते हैं तो जो मिट्टी है उसकी जो प्राकृतिक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। असल में घन जीवामृत हम बात कर रहे हैं, जीवामृत और घन जीवामृत। जीवामृत का मतलब है कि जीव जो है हमारी पृथ्वी में है उन जीवों के लिए वो हम अमृत, जी मतलब उसका शाब्दिक अर्थ ये है। तो जीव वो हम घन जीवामृत और जीवामृत हम डाल रहे हैं जमीन में, वो हमारा किस लिए? वो जो हमारे जमीन में बैक्टीरिया है जो हमारे पौधों के लिए खाना बनाते हैं, उन बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, उन बैक्टीरिया को एज ए जामुन का काम करता है वो। जिस तरह से जब हम दूध जमाते हैं तो दूध जमाने के लिए उसमें हम एक दही का 1 चम्मच डालते हैं जिससे वो दूध जम जाता है। तो उसी तरह से हमारी पृथ्वी में बैक्टीरिया तो पहले से ही है, बहुत सारे हैं, पर उन बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हम जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। जी, आप कहना चाह रहे हैं कि हम उनके जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ऑप्टिमम जो कंडीशंस है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो दैट कि हमारे जो जीव है, जो बैक्टीरियाज है, उनकी क्षमता बढ़ जाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, और जब वो एज अ रिजल्ट जो जमीन पे काम करेंगे तो वो आपकी जो जमीन की जो क्षमता है, चाहे एरिएशन है, चाहे और जो चीजें हैं जमीन में, उसको बढ़ा देते अल्टीमेटली। आपने केंचुओं का जिक्र किया, क्या आप जैसे ऑर्गेनिक खेती में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे किसान हमारे करते हैं इस्तेमाल केंचुआ खाद का, तो प्राकृतिक खेती में जो केंचुआ है उसका क्या रोल है और आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं? जैविक खेती में जो ये हम केंचुआ खाद हम डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट, वो जो केंचुआ खाद तैयार होती है वो होती है विदेशी केंचुओं के साथ। जी, विदेशी केंचुआ जो पहले कहीं से उपलब्ध करवाया जाता था और विभाग उपलब्ध करवाता था, फिर उसको पेट बना के उसमें गोबर डाला जाता था, फिर वो गोबर उससे वो तैयार करता था उस गोबर को। वो केंचुआ है जो वो सिर्फ गोबर को खाता है, और वो गोबर को खाता है, सिर्फ वो गोबर ही तैयार करता है। और फिर जो हमारा देसी केंचुआ है, देसी केंचुआ का प्राकृतिक खेती में बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि देसी केंचुआ मिट्टी में रहता है, हमारी मिट्टी में पहले से है। अब हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, आज से कुछ सालों से हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सालों से। तो जब से हमने वो केमिकल यूज़ किया है तो वो उस केमिकल से वो मर रहे हैं केंचुए, इसलिए वो अंदर जाके पृथ्वी के काफी अंदर जाके सुप्त अवस्था में समाधि लगा के बैठे हुए हैं। अब हम उन केंचुओं को उनको जगाना है, उनको बाहर लाना हम उनकी जो संख्या है वो बढ़ाना चाहते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। वो हमारे लिए काम करता है, केंचुआ हमारे लिए काम करता है। हम फसल की गुड़ाई करते हैं, उसको मिट्टी को हल्का करते हैं, वो हल्का करने की जरूरत, गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर केंचुआ हमारा पृथ्वी में होगा, क्योंकि वो केंचुआ जमीन में छेद बनाता है। जब वो ऊपर आएगा, जब हम जीवामृत डालेंगे ऊपर से, तो ताजे गोबर की स्मेल से वो केंचुआ नीचे से ऊपर को आएगा, और ऊपर से जिस छेद से वो ऊपर आएगा दूसरे छेद से वो नीचे जाएगा, फिर तीसरे छेद से ऊपर आएगा। इस तरह से हमारे जमीन में एक बहुत सारे छिद्र बन जाएंगे, जिन छिद्रों से ऑक्सीजन जो हमारी एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन है जो एयर में जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन नीचे जड़ों में चला जाएगा और जड़ों में पौधा उसको ले लेगा। वो जो केंचुआ है वो हेल्प करता है एयर में जो नाइट्रोजन है उसको अंदर तक सोखने की, और जो बारिश का पानी जो हम आजकल ये देखते हैं कि बारिश हुई और सारा पानी इकट्ठा होके चला गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई नीचे, हम ये देख रहे हैं। तो वो हम क्यों हैं? अब इतने सालों से हम केमिकल यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज करने से हमारी पृथ्वी पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है। अब जो बारिश होती है वो बारिश सारी आ रही है और वो पानी वैसे का वैसे जा रहा है, हमारी पृथ्वी में कुछ नीचे जा ही नहीं रहा, पानी जज्ब नहीं हो रहा है ना पानी। और जो हमारा जो मिट्टी में जो पानी का जो हमारा लेवल है, ग्राउंड लेवल है, वाटर लेवल, वो घट रहा है। वो इसीलिए घट रहा है क्योंकि बारिश तो वही हो रही है जितनी पहले होती थी उतनी तो हो रही है अब। तो वो क्या है कि जो पानी आता है, बारिश का पानी आ रहा है, वो जा रहा है और सीधा नीचे जाके दिल्ली, चंडीगढ़ समुद्र में जा रहा है।
जिससे उनका दायरा भी बढ़ रहा है और हमारी जो लैंड है वो भी कम हो रही है। तो वो जो केंचुआ है वो छिद्र करने से क्या करता है कि जो बारिश आती है, बारिश का पानी को मिट्टी में सोख लेता है और वो जो हमारा ग्राउंड लेवल है वाटर पानी का वो भी बढ़ा रहा है, उसको बढ़ा रहा है। तो केंचुए का काम देखो कितना है, एक तो वो एयरेशन करवा रहा है हमारे खेत में, हमारी फसल की एयरेशन कर रहा है। दूसरा जो हमारा पानी है वो पानी को जमीन सोख पा रही है, उसके लिए वो ऐसी जमीन को इतनी हेल्प कर देता है कि पानी नीचे चला जा रहा है, पानी को सोख रहा है, ग्राउंड लेवल बढ़ा रहा है। जब ग्राउंड लेवल बढ़ेगा तो हमारी फसल में पानी की वैसे ही जरूरत कम पड़ेगी। जब ग्राउंड में नीचे पानी होगा तो फसल में वैसे ही अच्छी होगी, क्योंकि जब धूप लगती है तो हमारी जमीन को, हमारी फसल को पानी की जरूरत नहीं होती। अगर हम ये कहें कि ऊपर से धूप लग गई और हम उसमें पानी डाल दें तो हमारी फसल नहीं बढ़ेगी, हमारी फसल खत्म हो जाएगी। असल में क्या है, जब धूप लग रही है तो जो नीचे हमारी पृथ्वी में नीचे पानी है वो वाष्प के रूप में नीचे से ऊपर आना चाहिए। वो जब वाष्प नीचे से ऊपर आएगा, उसके साथ, उस वाष्प के साथ खनिज पदार्थ नीचे से ऊपर आएंगे और वो हमारी जो जड़ों के पास हमारे बैक्टीरिया है वो उसको कलेक्ट करेंगे और वहां से उनको जड़ों को देंगे, और जिससे वो जड़ें हैं जो उसको जड़ें के लिए खाना बनेगा और जड़ें सोखेंगी और उससे पौधा तैयार होगा। पवन जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो क्योंकि मैं खुद बागवानी से जुड़ा हूँ, खेती से जुड़ा हूँ, तो मुझे भी कई बार ये सवाल रहता है, क्योंकि जब भी हम कोई खेती करते हैं, चाहे वो बागवानी है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे कोई भी है खेती से जुड़े जो काम है, उसमें जमीन में जो मॉइस्चर है उससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मॉइस्चर को किस तरह से मेंटेन करते हैं आप? जैसे आप सब्जियों की खेती करते हैं, उसमें किस तरह से करते हैं? एक टर्म है मल्चिंग। हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि मल्चिंग किस तरह से की जानी चाहिए, प्रॉपर तरीका क्या है, और आप किस तरह से देखते हैं मल्चिंग को? देखिए, खेती में नेचुरल फार्मिंग हो या कोई भी खेती है, खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मॉइस्चर ही होता है। अगर हमारी ज़मीन में मॉइस्चर अच्छा है तो हमारी फसल नेचुरली अच्छी होगी, क्योंकि फसल को पानी तो नहीं चाहिए पर जो वाष्प है वो चाहिए, ताकि वो जड़ें, तभी जड़ें खाना बना सकती है। तो जो आप बात कर रहे थे मल्चिंग की, तो मल्चिंग करके फ़ायदा ये है कि अगर जब हम मल्चिंग करते हैं तो 4 इंच मल्चिंग करते हैं हम अपनी फसल में। जब हमने जैसे टमाटर लगा दिया तो टमाटर में पौधे से थोड़ा सा बाहर हम मल्चिंग करेंगे। उसमें तने के साथ नहीं करेंगे मल्चिंग, तने के साथ अगर मल्चिंग करेंगे तो वो फंगस का खतरा वहाँ तने के साथ हो जाता है। तो तने से थोड़ी सी बार हम मल्चिंग करेंगे, 4 इंच मल्चिंग। 4 इंच मल्चिंग जब हम करेंगे तो नीचे पृथ्वी पे की सतह पे छांव हो जाएगी और नीचे से वाष्प है जो वो वाष्प पानी ऊपर आएगा। आप देखेंगे कहीं भी आप अगर हम अपनी फसल कहीं काट के या हम अपने खेत से हम घास निकालते हैं, खरपतवार निकालते हैं और उसको हम बाहर रख देते हैं कहीं, और अगर हम पूरी गर्मी में भी हम उस खरपतवार को उलट के देखेंगे तो उसके नीचे मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर कहाँ से आया? जबकि बारिश तो हो नहीं रही है ऊपर से, लेकिन वो मॉइस्चर कहाँ से आया? जब हमने उसको ढक के रखा हुआ है, हमने मल्चिंग है वो, जब वो मल्चिंग डाली हुई है तो नीचे से वाष्प ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। उस मल्चिंग का महत्व इतना ज़्यादा है फसल में, हर फसल में, सब्जी में नहीं, सेब में, हर एक चीज़ में। वो मल्चिंग जब हम डालेंगे तो हमारी पृथ्वी को नमी रहेगी नीचे। जब पृथ्वी में नमी रहेगी तो जड़ों को पानी प्रॉपर मिलेगा। एक किसान होने के नाते मेरे जहन में सवाल उठता है, जब हम मल्चिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं मल्चिंग करने के। कुछ तरीके हैं कि कुछ लोग मल्चिंग मैट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे फार्मर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी पैसे हैं उनके पास तो वो खरीद सकते हैं इसमें करने के लिए। तो जो एक आम किसान है वो किस तरह से मल्चिंग करे, यानी मटेरियल क्या हो, घास हो, पत्ते हो, किस तरह से की जाए? जैसे हमने 4 इंच का जिक्र किया, 4 इंच तो ठीक है, पर जो हमारे किसान भाई घर पे देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि ये मल्चिंग हमने करनी किससे है, क्या मटेरियल क्या होगा इसके? देखिए, ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैट और मल्चिंग शीट आप यूज़ करें तो वो गलत है, बट ये जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में हम मल्चिंग शीट यूज नहीं करते, सिर्फ हम प्राकृतिक चीजों का। तभी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? अगर हम मल्चिंग शीट यूज करेंगे तो हमारा जो वो केंचुआ है, केंचुआ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्चिंग शीट से ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे खेत में जो खरपतवार पैदा होता है, हम उस खरपतवार को उठा के, जब तक कि उसमें सीड ना आ जाए, जब उसमें सीड आ जाएगा तब हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सीड आने से पहले, खरपतवार में सीड आने से पहले, फूल आने से पहले हम उसको उखाड़ें और उसी की ही मल्चिंग करें। और साथ में हमारे आसपास जो जंगल है या हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं या हमारा पुराना सड़ा हुआ घास है, इन सब
घास की हम मल्चिंग कर सकते क्या हैं। ये जो मल्चिंग है हरी घास से भी की जा सकती है? हरी घास से भी की जा सकती है। जो हम खरपतवार जो खेत से निकाल रहे हैं उसी खेत को उखाड़ के हम उसी मल्चिंग हम उससे कर सकते हैं। वो भी मल्चिंग के यूज में हम यूज कर सकते हैं। आपने गोबर के महत्व का, गोबर का भी कुछ जिक्र किया था पिछले कुछ सवालों में, तो मैं जानना चाहूंगा जो प्राकृतिक खेती है उसमें जो गाय का गोबर है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से उसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें गाय की बड़ी भारी जो हमारे प्राकृतिक खेती है इसमें सबसे ज़्यादा गाय की ही महत्व है। प्राकृतिक खेती में जो गाय का गोबर है, गाय का किस गाय की, जो हमारी भारतीय नस्लें हैं, इंडियन अफ्रीकन नस्ल जी, भारतीय जो नस्लें हैं, और हम जिस जगह रहते हैं, जिस हम प्रदेश में रहते हैं, हमारी जो स्थानीय नस्लें हैं उन नस्लों की ज़्यादा महत्वता है। क्योंकि वो जो हमारा जो आम एनवायरनमेंट है उससे भली भांति परिचित होते हैं तो वो बेटर इफेक्ट देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पहाड़ी गाय का दूध है प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो सकती है पर उनकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है। अब ये कहना चाहते हैं कि गोबर में भी इफेक्ट, गोबर में नेचुरली देखो, जो हम जर्सी और होस्टन गाय हैं, जब उसके गोबर में जो वो बैक्टीरिया सर्च किए गए तो उसमें बहुत कम पाए गए, और जो पहाड़ी और देसी गाय है उसमें उसके गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु है जो वो उसमें गोबर में पाए गए। जबकि अगर हम उसको होस्टन और जर्सी से हम करते हैं अगर, तो वो उसमें बहुत कम है। तो देसी गाय के गोबर में देसी गाय और पहाड़ी गाय के गोबर में इतना फायदा है कि जो हमारे खेत में जो जीवाणु खत्म हो चुके हैं आज के टाइम में, जो हम खाद और स्प्रे से हम जिन जीवाणु को खत्म कर चुके हैं, पहाड़ी और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से हम उन जीवाणुओं को बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा। जो गोबर है, गोबर में जीवाणु है, और जो गौमूत्र है, गौमूत्र में नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाश, ये सारी चीज़ें हैं। जब हम जीवामृत बनाते हैं तो जीवामृत एक जामुन बनता है जिसमें नाइट्रोजन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, सब चीज़ें हैं। जितनी मात्रा में पृथ्वी को चाहिए, हमारी फसल को चाहिए, उतनी मात्रा में उन चीज़ों उसमें ये सारी चीज़ें हैं पहले से। ऐसे में किसान के जहन में ये सवाल भी बहुत बार देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम गांव से जुड़े लोग हैं तो बहुत सारे लोगों में एक डिस्कशन होती है कि सड़ा हुआ गोबर का इस्तेमाल करना है या फिर नए गोबर का। देखिए, इसमें भी 2 तरह के वो आ जाते हैं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भी सड़ा हुआ गोबर यूज़ करना चाहिए जी, और कुछ जो नेचुरल फार्मिंग है इसमें हम सड़े हुए गोबर को यूज़ नहीं करते हैं जी, क्योंकि जब सड़ गया गोबर तो उसका कार्बन है जो वो खत्म हो गया सारे का, और बैक्टीरिया जो है वो उनकी संख्या भी कम हो जाती है। जो कच्चा गोबर है, कच्चे गोबर में स्मेल है, जो स्मेल है उसकी स्मेल से केंचुआ आता है, वो आता है, और वो जो कच्चा गोबर है, कच्चे गोबर की ज़्यादा वो रखते हैं, क्योंकि जो हम जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत में गौमूत्र जितना पुराना हो उतना बेहतर, और गोबर जितना ताज़ा हो उतना बेहतर, क्योंकि जो ताज़े गोबर में जीवाणु, बैक्टीरिया है जो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस गोबर को हम यूज़ करते हैं। तो कच्चा गोबर, प्राकृतिक खेती में हम ज़्यादा कच्चा गोबर यूज़ करते हैं। यूज़ ऐसे नहीं करते हैं कि हम खेत में डाल रहे हैं, खेत में गोबर नहीं डाल रहे हैं, पर उससे हम जीवामृत और घन जीवामृत बना के हम अपनी फसल में डालते हैं, और वो घन जीवामृत और जीवामृत है जो वो हमारी फसल को बहुत अच्छा उत्पादन शक्ति है जो हमारी ज़मीन की बहुत अच्छी बढ़ाता है, और उससे फसल बहुत अच्छी होती है। तो जो हमारे दर्शक घर पे बैठकर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन लोगों को प्राकृतिक जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल फार्मिंग से प्रोडक्ट्स है, क्या उस तरफ स्विच हो जाना चाहिए? ना सिर्फ किसान बल्कि जो हमारे घर पे हम जो कर रहे हैं वो भी आप कहेंगे कि ज़्यादा हेल्दी है? देखिए, वो तो नेचुरली अगर आप कोई चीज़ आपकी रसायन से तैयार हो रही है, तो अब जब आप रसायन से कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी फसल के, अगर आप एप्पल ही उगा रहे हैं, आप एप्पल में खाद डाल रहे हैं, ठीक है, मिट्टी में, और ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं आप केमिकल की पत्तों पे और फ्रूट पे। जब हम केमिकल डाल रहे हैं उसमें आ ही रहा है ना, उसमें पत्तों में भी जा रहा है और फ्रूट के अंदर भी आ रहा है। वो जब वो फ्रूट के अंदर चला गया तो अब चाहे आप धो लो उसको जितना मर्जी, वो केमिकल तो उसके अंदर ही है ना, उस केमिकल से आपकी फसलें खराब हो रही है। चलिए पवन जी, किसी और प्रोग्राम में हम आपको जरूर बुलाएंगे, आपकी जो एक्सपर्टीज है उस पर करेंगे। आज समय थोड़ी अभाव है हमारे पास। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से प्राकृतिक खेती से आप न केवल अपनी आय को बढ़ा सकते हैं बल्कि बेहतर हेल्थ की तरफ भी जा सकते हैं। तो कृषि दर्शन आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम हमेशा लाता रहेगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। नमस्कार।